नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम खास मुलाकात और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, आधा दर्जन से ज्यादा पार्टियों का अनुभव रखते हैं और उनकी भविष्यवाणियों ने कई राजनीतिक पंडितों को चौंकाया है। उनकी भविष्यवाणियों ने अपना लोहा मनवाया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे जाने माने दिग्गज राजनेता चंद्रराज सिंघवी जी की। चंद्रराज सिंघवी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सिंघवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिंघवी जी, तकरीबन आधा दर्जन पार्टियों का अनुभव आपको है। कैसे अनूठे बिरले नेताओं में आपकी गिनती है जिनको इतनी पार्टियों का अनुभव है और बीजेपी में फिर से घर वापसी आपने की है। रिसेंटली लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आपकी एंट्री काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। इस एंट्री को किस नजर से आप देखते हैं? इस सफर को किस नजर से आप देखते हैं? आखिर करना वही है जो देश चाहता है। नेतृत्व तो उसी को माना जाएगा जिसको देश की जनता माने, जिसे दुनिया माने। और इसलिए आपने कहा आधा दर्जन पार्टियां, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने राजनीति का शुरुआत किया था स्वतंत्र पार्टी से। तब देश में स्वतंत्र पार्टी के 44 सांसद हुआ करते थे और जनसंख्या एक अकेले। धीरे धीरे समय निकलता गया। यही स्वतंत्र पार्टी 1974 और 77 के बीच स्वर्गीय राजगोपालाचारी, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने इसकी स्थापना की, उनकी मृत्यु हो गई। तो जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने मिलकर के जनता पार्टी को जन्म दिया। इसलिए मैं इसे पार्टी परिवर्तन नहीं कहता। पार्टियां बदल गई, परिवेश बदल गए, आयतन बदल गया, सिपाही बदल गए, उद्देश्य एक ही रहा, हिंदुत्व, देशभक्ति। इसमें कोई समझौता नहीं हुआ। बिल्कुल। हिंदुत्व की विचारधारा से आप जुड़े रहे, लेकिन आपने कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन की, बड़े पद पर आप रहे और वहां भी एक अहम जिम्मेदारी आपको दी गई। वहां भी आपने कड़े फैसले लिए और फिर से आपने बीजेपी की ओर रुख किया। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस में भी सारे लोग हिंदू विरोधी नहीं थे। कांग्रेस में भी हिंदूवादी लोग थे। मैं कांग्रेस पर रहा तो हरिदेव जोशी और कमलापति त्रिपाठी के साथ रहा। कोई परिवर्तन उनके विचारों में नहीं था। वे भी हिंदुत्व को मानते थे। अब रहा सवाल, अब क्यों आया? पार्टियां तो बदलते रहते हैं। अगर पार्टी आपके हिसाब से, अगर पार्टी आपको उचित न लगे, नीतियों में परिवर्तन हो, तो विचार परिवर्तन के साथ पार्टी परिवर्तन अनुचित नहीं, जायज है और आवश्यक है। आप बताइए, 70 साल में मैं कई बरस कांग्रेस में रहा हूं, इनकार नहीं करता। मैं कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा हूं, मध्य प्रदेश का प्रभारी रहा हूं। तीनों चीफ मिनिस्टरों ने मेरे नीचे काम किया है, कमलनाथ, जोगी और दिग्विजय सिंह। लेकिन मैंने एक बात आपसे पूछता हूं, मैं जब अंतरात्मा से पूछता हूं, एज ए पार्टी, एज ए ग्रुप, एज ए पॉलिसी, कांग्रेस ने एक मात्र काम तुष्टिकरण का किया। जब देखो, जब हिंदुओं की प्रताड़ना, ये काम एज ए पार्टी, नॉट एज ए इंडिविजुअल, मुझे पसंद नहीं था। तो मैं भैरू सिंह जी के कहने पर भाजपा में आ गया। बहुत काम किया भाजपा का। मैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा, मैं भाजपा का वाइस प्रेसिडेंट रहा, मैं गोविंदाचारी का सह प्रभारी रहा। मैं इतने ज्यादा काम किए। 2003 में जब हरि सिंह जी बोले कि 90 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, तो मैंने कहा 120 आएगी और 120 आई। ये बात कोई हर आदमी स्वीकार नहीं करता था, और जब रिजल्ट आया तो सामने आ गए। इस चुनाव में मैंने कहा था 115 के आसपास सीट भाजपा लाएगी। 10 गहलोत चिल्लाते थे, रिपीट रिपीट। मैं क्या रिपीट करोगे तुम? असफलता रिपीट कर सकते हो, सफलता तो तुम्हारे कान में है ही नहीं। मैंने कम से कम 100 इंटरव्यू दिए भाजपा की नीतियों के पक्ष पे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के पक्ष पे। और वो इंटरव्यू केवल राजस्थान में नहीं, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बड़ी लोकप्रियता से चले हैं। मैं मानता था देश को आज मोदी की जरूरत है। मुझे देश को ऐसा नेता चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व में, जिसके इशारे पर देशों के समझौते हो सकते हैं, देशों की शत्रुताएं मिल सकती है। आप ही बताइए, है क्या ऐसा कोई नेता? दिखाई नहीं देता। नरेंद्र मोदी से मैं अत्यंत प्रभावित हूं।
जब मैं उमा भारती की पार्टी जन शक्ति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था तो उमा जी ने मुझे गुजरात का प्रभारी बनाया था। उस वक्त उमा जी ने 54 आदमी खड़े किए। तब नरेंद्र मोदी जी ने मुझे बुलाया था। जयंती बारोट MP मुझे लेने आया। उन्होंने मुझे एक ही सवाल पूछा, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, क्योंकि उमा भारती भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद है, तो ये संघर्ष क्यों नहीं होना चाहिए। तो उनके कहने पर उमा भारती को मैदान से हटाया गया। उस चुनाव में भाजपा के 76 जीते और कांग्रेस के 68। अगर उमा भारती के वो 54 आदमी नहीं हटते तो क्या पता क्या रिजल्ट आता। और मोदी जी ने उमा भारती को मेरे सामने, अशोक सिंह के सामने वादा किया था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो उमा जी भागीदार होगी, और मोदी जी ने उस वादे को निभाया। और जब पहली सरकार बनी तो उमा भारती मंत्रिमंडल में आई। उसके बाद मेरे को जो उमा भारती ने पार्टी खत्म कर दी, तब मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव बना। और मैं बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, राजनीति के पारंगत शरद यादव उनका नंबर 2 का सहयोगी था। हमने बहुत काम किया। इस दौरान नीतीश कुमार, मैं तब भी गुजरात का प्रभारी था, तब नीतीश कुमार ने उल जलूल बात कर नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को घायल करने का प्रयास किया और ये कहा कि मोदी टोपी क्यों नहीं पहनता है। तब मोदी जी का फोन आया, मुझे बोला कि आप जिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हो, आप हिंदूवादी व्यक्ति हो और आपका मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है। मैंने कहा कल के बाद नहीं बोलेगा। और दूसरे दिन मैंने कहा नीतीश कुमार से कि बार बार कहते हो मोदी टोपी नहीं पहनता है, तुम गुलाम नबी से क्यों नहीं कहते हो कि वो जनेऊ क्यों नहीं पहनता है। इसके बाद बोलना बंद हो गया और मैंने मोदी जी के आदेश का पालन किया। बिल्कुल, मोदी जी के आदेश का आपने पालन किया और देश को मोदी जी की जरूरत है, ये आपने कहा है। लेकिन 10 साल इस देश की जनता ने मोदी जी के हाथों में शासन दे दिया। विपक्ष लगातार हमलावर है और मोदी को निशाने पर ले रखा है। और पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम पर सिमट कर रह गई है। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी का मूल जड़ मोदी से ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। वो पार्टी जिसने हमेशा देश के लिए वक्त पड़ने पर अपनी जान दी है। आप याद है भुज के अंदर जब जबरदस्त भूकंप आया, सबसे ज्यादा स्वयंसेवक किसके गए थे? RSS की। जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, 1 घंटे के अंदर 1500 ट्रकों का काफिला RSS ने भेजा। RSS के कारण भारतीयता और भारत का इतिहास बना है। मोदी जी उसके शीर्ष नेता है। मोदी जी ने RSS की भावना का सम्मान किया। इसलिए मैं कहता हूं केवल मोदी जी को ही कहना गलत है। मोदी जी के नेतृत्व में आस्था, ये RSS की कल्पना, ये RSS की प्रतिज्ञा, कार्यकर्ताओं का संबल, RSS के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ताकत, उनका जबरदस्त काम, सब मिला करके भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों की संतान, देशभक्ति की संतान, राष्ट्र की संतान, राष्ट्रवाद की संतान, RSS की देन है। सब मिलाकर आज भारतीय जनता पार्टी सीना तान कर खड़ी है, जिसके सामने मैंने आप ही इंटरव्यू में 1 साल पहले कहा था कि 2024 के चुनाव के बाद हर आदमी को एक टेलीस्कोप और एक माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा। माइक्रोस्कोप तो इसलिए कि कांग्रेस का साइज कांग्रेस की शून्यतम हो जाएगी ढूंढने के लिए, और कांग्रेस सत्ता से इतनी दूर होगी जिसे ढूंढने के टेलीस्कोप। मेरी बात सही निकली। आज वही स्थिति है। कांग्रेस धीरे धीरे शून्य की ओर जा रही है। वो कांग्रेस कोई जमाने में जवाहरलाल नेहरू का नाम ले सकती थी, आज किसका नाम लेती है? राहुल गांधी का, खड़गे का, गहलोत का। अरे जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के जबरदस्त आरोप लगे, उस गहलोत के नाम पर राजस्थान का जब चुनाव लड़ा तब मैंने कहा था बहुत बुरी तरह मार खाएगी, और मार खाई, और कांग्रेस सिमट कर रह गई और भाजपा का शान के साथ राज बन गया। बिल्कुल, इंडी गठबंधन इस बार के चुनाव में चुनौती लेकर खड़ा है और मोदी हटाओ अभियान उन्होंने लगा रखा है। मोदी के खिलाफ सारे दल एकजुट होकर के मैदान में हैं इस बार लोकसभा चुनाव में, और आप अब बीजेपी के साथ में हैं। मोदी को फिर से सत्ता में लाने के लिए आप मैदान में उतरे हैं। क्या गलत कर रहे हैं हम? गठबंधन कौन सा गठबंधन? ये बंधन ही नहीं है। गठबंधन कहां से हो गया? आपने पढ़ा होगा बचपन के अंदर, हमारे पास एक चैप्टर आया करता था जिसके अंदर लिलीपुटियंस 6-6 इंच के हुआ करते थे और गुलिवर 6 फुट का हुआ करता था।
ये सारे लिलीपुटियंस मिलकर के गठबंधन बना रहे हैं और लड़ना चाहते हैं गुलिवर रूपी नरेंद्र के नेतृत्व से। क्या ये लड़ सकता है? मैं आपसे बता रहा हूं कांग्रेस का क्या होगा। बहुत वर्षों पहले, कुछ 100 वर्ष पहले चंद्रगुप्त और चाणक्य की एक टीम बनी थी, उसने नंदवंश का विनाश कर दिया था। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम चंद्रगुप्त और चाणक्य की टीम है, इसके सामने कांग्रेस नंदवंश की टीम है जिसका विनाश होना तय है। जैसे नंदवंश का विनाश हुआ वैसे ही कांग्रेस का विनाश होगा। ये गठबंधन तो कहने की बातें हैं, ये दांत चबाने का एक नाटक है, एक नौटंकी है। न ये गठबंधन है, न कोई बंधन है, न इनमें एकता है, न इनमें समानता है, न विचारों की एकता है। 3 बार दिन में रात बदलने वाले, 4 बार दिन के अंदर अपना नारा बदलने वाले, ये सब मिलकर गठबंधन में। आप बताइए काय का गठबंधन है? क्या ममता बनर्जी इनका साथ देगी? क्या साउथ इनका साथ देगा? कौन साथ देगा इनका? ये गठबंधन तो शून्य है। गठबंधन तो एनडीए का है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें जो भी पार्टियां हैं करीब करीब एक विचारधारा की है। भाजपा है, एकनाथ शिंदे की सेना है, सारे हिंदूवादी, सारे राष्ट्रवादी, सारे देशभक्त, सारे सैनिकों का सम्मान करने वाले, सारे सीमा पर भारत को बढ़ाने वाले, सबके अंदर पाकिस्तान को टक्कर देने की ताकत, चीन को झकझोरने की ताकत, ऐसे लोगों का गठबंधन एनडीए है। इसके सामने गठबंधन तो शून्य है। ये शून्य कैसे टकराएगा? बिल्कुल, लेकिन इंडी गठबंधन की बात करें कि अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया है बीजेपी की ओर से, वो 400 पार इसलिए चाहते हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है इंडी गठबंधन की ओर से कि 400 पार उनको इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान को खत्म करना चाहते हैं। कोई संविधान को खत्म नहीं करना चाहते हैं। संविधान तो 542 पर भी खत्म नहीं होता है, परिवर्तन होता है। समयानुसार परिवर्तन अधिकार है हमारा। खत्म कौन करना चाहता है? खत्म तो आपने कर दिया था, भूल गए इंदिरा जी? इंदिरा जी को पुरानी बात याद दिलानी पड़ेगी क्या मेरे को? इसलिए बेहतर यही है ये आरोप छोड़ दिए जाए और भारत के विकास की बात की जाए, सेना की शक्ति की बात की जाए, सैनिकों के सम्मान की बात की जाए। शर्म आनी चाहिए जब सैनिकों के सर कटे और बदला लिया पुलवामा का, तब भी कांग्रेस ने बधाई नहीं दी। जब राम मंदिर बना तो कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया। मेरा तो एक नारा है, जिसमें राम नहीं है उसमें हराम है। राम और हराम का संघर्ष हो ही नहीं सकता। सारा देश राम में किसने किया? भगवत में किसने किया? आज काशी का सौंदर्य विकसित हो रहा है, कौन कर रहा है? भारतीय जनता में उत्साह है, किसके कारण है? कश्मीर की 370 धारा न हटाने का बहाना था। कांग्रेस बकवास करती थी कि अगर हटाई तो रक्तपात हो जाएगा। एक बूंद भी रक्तपात? ये धन मोदी जी 370 हटाकर आपने कमाल कर दिया। हालांकि इसमें एक सुझाव मेरा आपको है जी, आपने हटा तो दी, कश्मीर की धारा हट गई, मगर अभी हिंदुओं का और गैर मुसलमानों का वह आवाज नहीं बढ़ा है। मेरी हार्दिक इच्छा है 5 साल आप रहकर कश्मीर को बहुसंख्यक सर्वजातीय प्रांत बना दो, एक जाति का प्रांत मत रहने दो, हजारों मान खड़े कर दो। मैं तरीका बता सकता हूँ। कश्मीर के अंदर समग्र जाति का विकास, समग्र जाति का निवास हो ही जाना चाहिए। केवल विस्थापित ब्राह्मणों के निवास की छोटी बात मैं नहीं करता। लाखों लोग बसने चाहिए, 10 से 15 लाख गैर मुस्लिम आबादी कश्मीर में बसाना मोदी जी आपका कर्तव्य है। मुझे पक्का विश्वास है कि आगामी 5 वर्ष में आप सत्ता में आएंगे तो ये उद्देश्य पूरा होगा। बिल्कुल, लगभग 6 दशक से ज्यादा का आपका राजनीतिक अनुभव है। पहले की राजनीति और अब वर्तमान जो राजनीति है, क्या अंतर आप महसूस करते हैं पहले की राजनीति में, और जैसे जैसे दशक बदलते गए और राजनीति का जो परिदृश्य है वो भी बदलता गया है? गिरा है स्तर राजनीति का, कोई स्तर था राजनीति का वो अब नहीं है। वैसे नेता नहीं है, कार्यकर्ता क्या करेंगे? नेताओं का स्तर ही गिर गया। पहले 2-4 भ्रष्टाचारी होते थे, अब 2-4 ईमानदार होते हैं। भ्रष्टाचारियों की प्रतिशत बढ़ गई है। ईडी अपना काम कर रही है तो कांग्रेस चिल्ला रही है ईडी क्या करे? क्यों नहीं करेगी? छूट दे देते होगा भ्रष्टाचार की, आजादी दे देते हो लूटने की? नहीं दे सकते हम। जो ईडी कर रही है अच्छा कर रही है, जो ईडी को शिकायत कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं ईडी को और अधिक ताकत मिलनी चाहिए। एक बार यह परीक्षा बच्चों की का कोई आरोप नहीं लगना चाहिए, गिरफ्तार होने चाहिए। भ्रष्टाचार की सीमा हुई, किसने की ये सीमा? कांग्रेस राज ने की। कांग्रेस राज ने 10 वर्ष भ्रष्टाचार के अलावा
कुछ भी नहीं किया, सजा मिलनी ही चाहिए। अब वो नेता नहीं रहे हैं जो पहले थे। मैं नहीं कहता कि रफीक किदवई अच्छा आदमी नहीं था, सरदार पटेल भी कांग्रेस के मंत्री थे, बिल्कुल कांग्रेस के मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ, उन पर तो आरोप नहीं लगाया। हम वर्तमान कांग्रेसियों पर आरोप लगाते हैं, इन्होंने खोखला कर दिया। गहलोत ने तो अंतिम समय में इतना भ्रष्टाचार किया, इतना प्रचार किया कि देश के अंदर अगर 6x6 की जगह 6x12 का चश्मा लगाता तो भी देश को दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सिंघवी जी, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, मोदी पर हमला कर रहा है, आपने कहा ईडी को और सशक्त बनाना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान में पावर दिए गए हैं उनका यूज कर रहे हैं, तो विपक्ष ये कह रहा है कि हिटलरशाही पे उतर गए हैं मोदी और ईडी, इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को डराने का, धमकाने का काम किया जा रहा है। ईडी का छापा पड़वाते हैं और फिर भाजपा में किसी को शामिल करवा लेते हैं। पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों को चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं, उनके अकाउंट्स फ्रीज करवा रहे हैं। तो इस कार्रवाई को लेकर के क्या कहेंगे? इस प्रकार की जो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जो शुरू हुआ है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? आरोप तो लगाएगा अपराधी लगाएगा आरोप कि पुलिस हमें प्रताड़ित कर रही है। क्यों नहीं करेगी? अपराध क्यों करते हो? कहते हैं ईडी का अरे दुरुपयोग है या उपयोग तो हो रहा है। तुम्हें कानून में जाने की छूट नहीं है, जाइए न्यायालय में। अगर ईडी का उपयोग बंद कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ जाएगा। आई एम थैंकफुल टू ईडी कि इसने राजस्थान के अंदर पेपर लीक मामले को तह तक पहुंचाने का काम किया है। ईडी तो कर रही है। कांग्रेस के सैकड़ों करोड़ के नाजायज खातों को वो कहते हैं बंद मत करो, हमें यूज करने दो। क्यों भाई, क्या शिकायत है? और कोई तो नहीं करता है। ईमानदार ये तो नहीं कहता है कि ईडी का उपयोग मत करो। जो बेईमान है वो चिल्लाएगा, एक हत्यारा यही कहेगा कि 302 की धारा में फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों नहीं होनी चाहिए? ईडी का उपयोग ये तो मानता है विपक्ष, उपयोग हो रहा है, पर साथ में कहता दुरुपयोग हो रहा है। अरे जब उपयोग होगा तभी तो दुरुपयोग का आरोप लगाओगे, उपयोग ही नहीं होगा तो क्या ईडी को बिल्कुल उपयोगहीन बना दे, बिठा दे, निरर्थक बना दे, निष्क्रिय बना दे, इनकम टैक्स को बंद कर दें, सब छोड़ दें और कांग्रेस को छूट दे दे कि लूटो, खाओ और भ्रष्टाचार करो? ये नहीं होगा। पहले ऐसा हुआ है गहलोत राज में, कितना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, राजस्थान का बच्चा जानता है। अरे 5-5 5 स्टार होटलें खाने के टोड़े नहीं थे, उनके नाम की बन गई, कहा जाएगा? मैं तो कहता हूं ईडी को स्पष्ट होना चाहिए, जरा भी संदेह हो पूछताछ की जानी चाहिए, पूछताछ के बाद अगर सबूत हो तो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हमने ये तो नहीं कहा कि बिना पूछताछ के गिरफ्तार कर लो, हमने ये तो नहीं कहा कि ईडी बिना प्रमाण के काम करे। ईडी का काम है प्रमाण होने के बाद, जायज सबूत होने के बाद, सफिशिएंट एविडेंस के बाद ईडी काम करती है। तो ऐसी ईडी को प्रशंसा के तौर पर जनता को अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल, लगातार 2 चुनाव बीजेपी जीती है, पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनी है, तीसरा चुनाव है, हैट्रिक बनाने की बातें की जा रही है और इससे पहले, इस चुनाव के ऐन वक्त से पहले आपकी एंट्री बीजेपी में होती है। बीजेपी को आपकी क्या उपयोगिता नजर आ रही है? आपका क्या योगदान बीजेपी में रहेगा और बीजेपी को कितना बेनिफिट चंद्रा सिंघवी के बीजेपी में शामिल होने से होने वाला है? देखिए, ये व्यक्ति का कोई बेनिफिट नहीं होता है। आई बिकम ए सोल्जर, मैं एक सिपाही हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरी नई नियुक्ति हुई है। मेरा क्या उपयोग होगा इसका फैसला सेनापति करेगी, पार्टी करेगी। मेरा काम है जबरदस्त ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ कांग्रेस की असफलताओं का विवरण करना और भाजपा और जनसंघ इसकी राष्ट्रभक्ति को प्रचारित करना, जिसमें मैं करीबन 70-80 इंटरव्यू दे चुका हूं, आगे भी करूंगा। अब आप मेरा क्या होगा? मुझे चाहिए नहीं कुछ, आप ही बताइए। मैं कांग्रेस के 3 कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्रियों का पदाधिकारी रहा हूं, भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूं, भाजपा के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूं, भाजपा का उपाध्यक्ष रहा हूं, भाजपा का कैबिनेट मंत्री रहा हूं। क्या अभी इस 80 साल की उम्र में मुझे पद के लिए लात टपकानी चाहिए? मैं कद का पुजारी हूं, पद का नहीं हूं। और मैं तो भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा जो आज ये मानते हैं कि हमें कुछ मिलेगा, भिखारी मत बनो, दाता बनो। कहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, हम भारतीयता के लिए लड़ रहे हैं। मेरा उपयोग होगा या नहीं होगा इसका फैसला जनता करेगी। विगत में मैंने जो काम किया है हिंदुत्व का, उसका लाभ हुआ कि नहीं इसका फैसला जनता करेगी। मैं आपसे एक बात कह देता हूं, जो पद आकांक्षा से आते हैं वो पद के भिखारी होते हैं,
पद चला जाता है तो वो भूतपूर्व रह जाते हैं। वो किरोड़ीलाल मीणा की तरह जो संघर्ष करके जीते हैं वो भूतपूर्व नहीं होते हैं कि वो अभूतपूर्व होते हैं। अब आज बताइए, अगर पद ही सब कुछ है, अब आप बताइए दिया कुमारी को कौन सा पद लालच दे सकता है कोई? उदयपुर महाराणा का परिवार आया, कोई पद लालच दे सकता है? सम्राट और सल्तनत को ठुकराने वाले लोग पद के भिखारी नहीं होते हैं। मेरा मित्र आया है, मैं मदन को जानता हूँ, मदन अरोड़ा पाली में मेरे साथ काम किया हुआ है, हारा तो भी खड़ा रहा, विपक्ष टिकट कटा तो लड़ता रहा। ऐसे आदमियों को पद की लालसा नहीं होती। और मैं तो चुनाव लड़ता ही नहीं, पद मांगता ही नहीं, पद चाहिए ही नहीं। मेरी आत्मा की शांति और ये मन का संतोष कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, मैंने राष्ट्र स्वयं के सिद्धांतों की रक्षा के लिए, भारतीय सेना को प्रोत्साहन देने के मोदी के प्रयासों के लिए तन मन धन से प्रयास किया। ये संतोष मेरा बहुत बड़ा उपलब्धि है, इसे आप कब उपलब्धि नहीं कह सकते। बिल्कुल, कई दशकों तक आप राजनीति में चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, कई पार्टियों का अनुभव आपको है, उमा भारती, नीतीश कुमार या शिंदे की शिवसेना हो, इन तमाम पार्टियों से होकर के फिर से आप बीजेपी में अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी की ताकत मानते हैं और क्या इन पार्टियों में जो बीजेपी में है वो इनमें नहीं? आपने जिनका नाम लिया है, उमा भारती ने खुद ने पार्टी तोड़ी, मैंने नहीं तोड़ी। मैं पहले भी उनकी इज्जत करता था, आज भी करता हूं। नीतीश कुमार पहले भाजपा के खिलाफ था, आज भाजपा के पास आ गया, तो ये भी भाजपा ही हो गया। जिनका नाम लिया सारे भाजपा ही है। इन पार्टियों में रहा तो सब भाजपा ही थे, इसलिए जब सारे आ गए तो मेरा कर्तव्य है, मैं क्यों नहीं आता? मैं बड़ा विशाल आयतन चाहता था, मैं बड़े परिवार का सदस्य बनना चाहता था, और आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार भारतीय जनता पार्टी है। इसका सिपाही होना बहुत है। मुझे पूछा था किसी ने, क्या पद ले सकते हो? मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा पद उसका कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय सेवक संघ का सबसे बड़ा पद उसका स्वयंसेवक बनना है। आप उस सेना के सिपाही हो, कहाँ उपयोग होगा सेनापति तय करेगा। पर हमारी तलवार है, खींची हुई है, हम संघर्ष के लिए तैयार है। अब किरोड़ीलाल को कोई पद, क्या पद दे सकते हो? संघर्ष का सिपाही है, युद्ध का बादशाह है, लड़ने में तगड़ा है, आंदोलन का मसीहा है। और दिया कुमारी खानदान, उनका इतिहास, उनका विगत सब है। ये सब महाराणा मेवाड़ का पूरा परिवार आ गया, विश्वराज जी आ गए, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया, मेवाड़ का बादशाह, मेवाड़ की सल्तनत, मारवाड़ का राजा, सब तो आ गए। और बचा जो बच्चे जनता के देशभक्त सारे आ गए। लोग कहते बकवास करते थे, आज जाटों का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मैं और गुमान लोढ़ा इसके मेन आर्किटेक्ट थे। जाटों को दिया, मीणों को दिया। मीणों का तो इतिहास है, राजघराने के कोष का रक्षक बनना। तो ये जानते हैं, क्या ताकतवर मीणा हो, क्या ताकतवर क्षत्रिय हो, सारा वैश्य समाज भारत का आज कांग्रेस के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के दामन में बैठा है। क्यों बैठा है? वो जानता है कि वैश्यों की प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनकी नैतिकता और उनके चरित्र और उनका रक्षक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल, चंद्रराज सिंघवी जी की राजनीतिक भविष्यवाणियां चर्चा का विषय रही है और लोहा बनवाया है आपकी भविष्यवाणियों ने। एक बार आपने भविष्यवाणी कर दी 120 की, और 120 पर भरोसा नहीं था, लेकिन चुनाव परिणाम आया तो सबने सैल्यूट किया। तो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सिंघवी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, देश को लेकर के आपकी क्या एक संख्या की भविष्यवाणी है, और राजस्थान की 25 सीटों को लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस खुद कहती है राजस्थान के अंदर कि हम तो 2-4 जगह लड़ाई कर रहे हैं, यानी 80% कांग्रेस हार मानती है। तुम यहाँ लड़ रहे हो 2-4 जगह, जहाँ तुम्हें उम्मीद है जीत की, वह हराने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस 0 आ जाएगी, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ अगर कहीं हमारे उम्मीदवार से या कोई गलती से एक आध जीत भी गया तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा। पूरे कांग्रेस देश में 40-45 को पार नहीं करेगी। पूरा देश के अंदर 150 के ऊपर, 160 के ऊपर नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहले भी 303 पर थी, आसपास आज भी आएगी, बढ़ सकती है। मैं उतनी बात करता हूँ जितना मेरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी तादाद के अंदर जीत कर इस देश पर राज करेगी। और जो इकरे दिकरे कई और पार्टियों में जीत भी जाएंगे तो चुनाव के बाद वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में आने के लिए कतार में खड़े मिलेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। बिल्कुल, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बार का जो चुनाव है, इस बार के चुनाव में क्या बीजेपी हैट्रिक बनाने जा रही है? पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? निश्चित
100%, निस्संदेह, नो डाउट। ये मेरी घोषणा नहीं, ये देश की घोषणा है। मैं तो प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूं। राज बन रहा नरेंद्र मोदी का, बहुमत आ रहा है भाजपा का, ताकत बढ़ रही है एनडीए की, सिमट रही है गठबंधन, गायब हो रही है कांग्रेस। फिर एक बार मरेंगे। आप मुझे फिर बुलाना चुनाव के बाद, मैं लाउड स्पीकर लेके आऊँगा एक माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, अपन मिलकर के ढूंढेंगे कि कांग्रेस कहीं है भी कि नहीं। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजनीति के चाणक्य दिग्गज राजनेता चंद्रराज सिंघवी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और दावा किया है कि फिर से बीजेपी सत्ता में आने वाली है, मोदी हैट्रिक बनाने वाले हैं। खास मुलाकात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।